अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज 27 चैप्टर है उसकी, मेरा ख्याल है आज आखिरी वीडियो हुई। उम्मीद तो पूरी है कि यहाँ पे ख़त्म हो जाए, मज़ीद नहीं आएगी। तो वो आप देख लीजिएगा, अगर एंड लिखा हो तो उसका मतलब है कि आज आखिरी है। अच्छा, आज का टॉपिक है रिप्लेसिंग ए शाफ्ट। नाम बता रहा, रिप्लेस मैंने बदलना। सॉलिड शाफ्ट को हॉलो से बदल दिया जाता है या हॉलो को सॉलिड से बदल दिया जाता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। इसकी एक तो एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों बदलते हैं। वो मैंने बताया था कि जो इक्वेशन होती है वो T/J इज इक्वल टू R इज इक्वल टू C θ/L। ठीक है, अब इसको जैसे भी मर्जी ले लो, बेशक इधर से ले लो, बेशक इधर से ले लो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बताया था कि चलो अगर हम टावर, मैं इसको कैपिटल आर तो रेडियस टावर R इज इक्वल टू C θ/L। किसी एक सिचुएशन में जहाँ पे एक शाफ्ट लगी हुई है, फर्ज करें सॉलिड शाफ्ट लगी हुई है, तो आपको पता है कि सी भी कांस्टेंट है, यानी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट वो भी हमने लॉएबल किया था, इससे आगे नहीं जा सकता, लेंथ भी कांस्टेंट होती है। ठीक है ना। ओके, तो अब इसका आप देखें कि लाजिमत उसका जो रेडियस है शाफ्ट का वो भी कांस्टेंट है और लॉएबल स्ट्रेस भी कांस्टेंट। अब और करना, अगर हम इनको कांस्टेंट मान लें, इनको, ये दो कांस्टेंट नहीं है, वो कैसे, वो अभी बताता हूँ आपको। तो आप देखें कि टा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कांस्टेंट सी इंटू आर, और बताया था कि टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। टा जो वो आर के प्रोपोर्शन, यानी आर बढ़ेगा तो टा बढ़ेगा, आर कम होगा टा कम। आर क्या है, या इस सेंटर से ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसका रेडियस है, ये आर है। ठीक है, अगर हम ऐसा करें, अगर तो हमें चाहिए ना यहाँ पर कहीं पर स्ट्रेस, यहाँ पर यानी इसके ऊपर, तो उसके लिए तो आर यूज़ होगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम फर्क अंदर आ जाएं, ठीक है, अब लाजमी बात है, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये आर तो नहीं ना होगा, ये आर से कम होगा ना। फ़र्ज़ करें वो हो जाएगा R1। इससे अगर हम इसके भी अंदर आ जाएं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, R2 हो जाएगा इसका अंदर। इसे और जब बिल्कुल सेंटर में आएंगे तो वह R0 हो जाएगा। इसका मतलब जो R है ना, ये R रेडियस, यूँ समझने के रेडियस जो है ना, वो उसकी जो लिमिट है वो ज़ीरो, जब सेंटर में होगा तो ज़ीरो होगा, और जब सरफेस के ऊपर आ जाएगा आउटर या शार्ट सरफेस, तो वहाँ पर वो आर, ये इसकी, इसके अंदर अंदर जैसे ये ज़ीरो से आर तक जाएगा ना, वैसे से टा, जब आर ज़ीरो होगा तो टा भी ज़ीरो होगी, यानी सेंटर वाला शार्ट के ऊपर टा सिफर होती है। ठीक है, जैसे बाहर को जाती है, जैसे आर बढ़ता है टा भी बढ़ती जाती है, टा भी बढ़ती जाती है। और जो बिल्कुल बाहर पहुंचता है तो टा आर मैक्सिमम होता है, टा भी अपनी मैक्सिमम यानी अलाउएबल लिमिट तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब खुद सोचें, जब हमें पता है कि सेंटर में आर कम है अंदर, ठीक है, आर कम है, फर्ज करें हम इससे पोर्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं ये जो ये पोर्शन ही वाला, ये R2 वाला, यहाँ आर कम है, आर कम है तो टा भी कम होगी। अब मटेरियल बड़ा कीमती है मेरे भाई। तो आप कहते हैं अच्छा, अगर ये बात है तो बस फिर हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम सॉलिड शाफ्ट में अंदर मटेरियल को ज़ाया करें। मटेरियल को हम मटेरियल वहाँ देंगे, कहाँ पर देंगे, इस वाले पोर्शन में, ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और सेंटर में क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम है, तो वहाँ से ये जो गोल, ये जो जिसको शेड किया, ये मटेरियल हम बचा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओके, हम कहते हैं ठीक है भाई, इतनी बड़ी शाफ्ट बना लो। ठीक है, और जो कि दरमियान में से हॉलो हो, दरमियान में से हॉलो हो, तो हमारी शाफ्ट जो है ना वो हॉलो शाफ्ट बन जाती है। तो नतीजा क्या होता है, ये शाफ्ट हमारे वो सारे काम करती है जो ये वाली शाफ्ट कर दी। ये शाफ्ट हमारी जिसको राइट लगाया, ये सारे काम करेगी हॉलो शाफ्ट, जो कि सॉलिड शाफ्ट करती थी। आउटर जो उसका रेडियस है वो भी उतना ही है, लेकिन अंदर से हमने क्या किया, अब आपको नज़र आ रहा है, ये वाला मटेरियल, ये मटेरियल, ये हमने सेव कर लिया, वी हैव सेव इट, ये हमने मटेरियल को सेव कर लिया। तो इस तरीके से हम सॉलिड को हॉलो से बदल देते हैं। बाद ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे हमें सॉलिड मतलब हॉलो नहीं चाहिए, ठीक है, वहाँ हम सॉलिड से बदलते हैं। ठीक है, तो वो करते कैसे हैं, असल बात ये है, राइट। अभी इस तरह ही आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। सो समटाइम वी आर रिक्वायर्ड
समटाइम वी आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस अ सॉलिड शाफ्ट बाई हॉलो वन और वाइस वर्सा मैंने यानी इसके उल्ट, यानी सॉलिड को हॉलो से और हॉलो को सॉलिड से। इन सच केसेस द टॉर्क, इसमें बुनियादी सुधार है। इन सच केसेस द टॉर्क, वो कह रहा है कि इन सच केसेस द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय न्यू शाफ्ट शुड बी इक्वल टू दैट बाय द रिप्लेस शाफ्ट। ये असूल है जिसको मैंने हाईलाइट किया। इन सच केसेस द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द न्यू शाफ्ट, ठीक है, जो नई शाफ्ट आएगी या सॉलिड या हॉलो आएगी या हॉलो की जगह जो सॉलिड आएगी वो उतने ही टॉर्क ट्रांसमिट करेगी। टॉर्क नहीं चेंज होगा, टॉर्क या पावर, टॉर्क क्या दोनों बात होती है, पावर का भी हिसाब है। उसकी वजह क्या कि P इज इक्वल टू 2π/N/T डिवाइड बाई 60। किसी भी एक केस के लिए जिसमें n फिक्स है वो देखें ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। तो वो कह रहा है इन सच केसेस द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द न्यू शाफ्ट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे जो टॉर्क लिखा ना, यहाँ पे आप टॉर्क के साथ साथ आप यहाँ पर लिख लें टॉर्क और पावर, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय द न्यू शाफ्ट शुड बी इक्वल टू दैट बाय द रिप्लेस शाफ्ट, बट समटाइम्स देयर आर सर्टेन अदर कंडीशंस व्हिच हैव आल्सो बी कंसीडर्ड वाइल्ड डिज़ाइन। कहता है इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो बात दे दी जाती हैं, वो केस टू केस डिफरेंट होती है, वो भी आप देखेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है, जब ये करेंगे तो उसमें चीज़ों का ध्यान रखना, सवालों में पता लग जाएगा आपको। नाउ मैं आपको 2 एग्जाम्पलें करा दूंगा इसकी, 3 एग्जाम्पल। असल मैं फिर बता रहा हूँ, सवाल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आप कहें सर जी आप तो न्यूमेरिकल कराएं, और भाई न्यूमेरिकल या उसका मसला नहीं, मैं 2 एग्जाम्पलें करानी मेरी तरफ से, आप लोग बेशक 2 न्यूमेरिकल करा लें, करना आपको है, ये बात समझ लें इस तरीके से। अब वो आप बेबीज़ नहीं है कि आपको बिठा के कहा ये लो जी ये 6 सवाल हैं, 6 का ये हल है, इसको रट्टा मारो। नहीं भाई, यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर, तो आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो अब आपने मसले हल करके देने, मसले हल करने के लिए किसी दूसरी तरफ नहीं देखना। तो इसलिए चीज़ों को हल करने का तरीका सीखें, ना कि आपका तरीका ये हो आप कर लेंगे उसके हल को रट्टा नहीं लगाना, चीज़ तरीका सीखें। तो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, इस तरीके को अगर आप कहते हैं कि ये आपको तरीका समझ आ गया तो इसका मतलब फिर आपको प्रॉब्लम भी हल करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं सर में है तो तरीका समझ नहीं आया, तो सर जी तो नहीं है कुछ कर सकते, आपने तो उसको दोबारा पढ़ें, बार बार पढ़ें, वो जो समझाएं। एग्जाम्पलें होती इसलिए हैं, इनको देख के एक्सरसाइज करें, माश करें, और उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम हल कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपने सीख लिया। अगर नहीं करते इसका मतलब आपके सीखने में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। दोबारा जाएँ उस चीज़ के ऊपर, फिर पढ़ें थ्योरी को, एग्जाम्पलों को, ठीक है। अब सवाल शुरू करते हैं। सॉलिड शाफ्ट है, 60 मिलीमीटर डाया है, उसे रिप्लेस करना है किससे? हॉलो शाफ्ट से, और द सेम मटेरियल। अब ये गौर करें, मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल और द सेम मटेरियल विद द इंटरनल डायमीटर। अब हॉलो शाफ्ट का इंटरनल डाया ना इक्वल टू हाफ होता है एक्सटर्नल डाया, इक्वल टू, वो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनल डायमीटर है शाफ्ट का, हॉलो शाफ्ट का, और ये इक्वल है d1/2। d1 क्या है? d1 जो है हॉलो शाफ्ट का, d1 हॉलो शाफ्ट का एक्सटर्नल डाया है, ठीक है। जो सॉलिड शाफ्ट है उसका डाया क्या है? सॉरी, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट d है, और इंटरनल डायमीटर जो है वो स्मॉल d है, ठीक है। वो कह रहा है ऐसे इंटरनल डायमीटर इक्वल टू हाफ ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर। ये इसे d1/2 नहीं रहना चाहिए, इसको d लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए इसको? d, ठीक, इसको आप d कर दें। चले, ये गड़बड़ करता है, राइट। वैसे मैं आपको तो यहाँ क्वेश्चन करा देता हूँ, खुरमी जो है भाई ये कुछ ना गड़बड़ करता ज़रूर है भाई, ठीक है। ये d जो है ना ये एक्सटर्नल डाया होता हॉलो शाफ्ट ने कहा हुआ, ठीक है। इसको आप यहाँ कहते हैं d1, ठीक है, यहाँ d1 करें आप, सही है। d1 एक्सटर्नल डाया ऑफ द हॉलो शाफ्ट, स्मॉल d इंटरनल डाया ऑफ द हॉलो शाफ्ट। ये किसके राइट? उसने बताया हाफ ऑफ एक्सटर्नल डाया, यानी d1 का हाफ, राइट। ये रेडियस नहीं है, क्या समझो यार वो तो होता ही हाफ है, नहीं, ये इंटरनल डाया है, राइट। और टाक किया है अलाउएबल शियर स्ट्रेस, कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट। डायमीटर्स दोनों निकालने, हमें ये भी निकालना है, हमें ये भी निकालना, दोनों निकालना है। इज द मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज सेम फॉर बोथ द शाफ्ट। ये देखें, अलाउएबल शियर स्ट्रेस दोनों शाफ्ट के लिए सेम है, अलाउएबल शियर स्ट्रेस दोनों के लिए सेम है। क्यों सेम है भाई? मटेरियल सेम है। इसका मतलब ये है जिस मटेरियल की सॉलिड शाफ्ट बनी है उसी मटेरियल की हमें हॉलो शाफ्ट,
इसीलिए अलाउेबल शेयर सेस दोनों के लिए सेम है। मैं आपको साथ मीनिंग भी बताता जा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, ये आप लिख लें, डी, ये डाया ऑफ, अच्छा ऊपर लिखा है डाया ऑफ सॉलिड शार्ट, यहाँ पे लिखा है, राइट, ओके। तो डाया ऑफ सॉलिड शार्ट वहाँ पे दिया उसने, ये दिया हुआ है, राइट। ये कैपिटल डी एक्सटर्नल डाया है D1 जो है, और स्मॉल डी इंटरनल डाया टा अलाउेबल शेयर सेस है। अब निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है एंड द सेविंग इन मटेरियल निकालना है। सेविंग इन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जो हॉलो शार्ट होती है वो हम लगाते ही इसलिए ताकि अंदर से जहाँ पे शेयर स्ट्रेस कम पैदा हो रही है वो मटेरियल हम बचा सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सॉलिड शाफ्ट का डाया दिया है तो वहाँ से उसका टॉर्क निकालेंगे। T इजकल टू फॉर द सॉलिड शाफ्ट, फॉर दी सॉलिड शाफ्ट पाई बाई 16 टा डी क्यूब, टा डी क्यूब, राइट। अब क्योंकि आप गौर करें यहाँ पे उसने टा की वैल्यू नहीं दी, ही हैज़ नॉट गिवन टा, तो टा एज इट इज आ जाएगा और डी की वैल्यू हम लगा देंगे 60 यहाँ पर, ये वैल्यू लगा दी, ठीक है जी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ना आपके टी जो है इन टर्म्स ऑफ टी की वैल्यू आएगी जिसमें टा मौजूद होगा, टा पाया जाएगा, वजह टा की कहीं वैल्यू नहीं दी। सिर्फ ये बताया कि मैक्सिमम अलाउेबल शेयर सेस दोनों के लिए सेम है, वैल्यू कहीं नहीं दी, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। ये देखें इन्होंने यहाँ पे ये निकाला ना, ये आप इसको मुख्तसर कर सकते हैं, यानी पाई बाई 16 मल्टीप्लाई 60 का क्यूब करके ना, तो यहाँ से आप फर्दर कोई वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो भी निकालना चाहिए आपकी मर्ज़ी है। जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ ना टा मौजूद होगा, यहाँ कोई न्यूमेरिकल होगा यानी कोई न्यूमेरिक्स होगी, डिजिट्स होंगे और साथ में टा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। सो ये था सॉलिड के लिए। अब आप आ जाएँ हॉलो के ऊपर। हॉलो का आपको फार्मूला पता है, पाई बाई 16 डी ताकत 4 मनफी छोटे डी ताकत 4 डिवाइड बाई D1, ठीक है। यहाँ पे ना देखें ना, ये खुरमी की गलतियाँ देखें उधर, वाह भाई खुरमी तेरे सदके जमा, ठीक है। ये D1 है, ठीक है, ये टा आ गया, टा दोनों के लिए सेम है बताया, D1 मनफी डी, ठीक है। अब D1 आउटर है और इनर डाया क्या है बताया कि वो आउटर डाया का शाफ्ट, आउटर डाया का, इनर आउटर जो होते हैं हॉलो के होते हैं उसका हाफ है, तो 0.5 D1, 0.5 D1 डिवाइड, ये D1 अपने आ गई। इसको भी हमने ब्रीफ कर लिया, मुख्तसर कर लिया, वो ये वाली वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई और एक ऊपर वैल्यू जो आ चुकी जो सॉलिड के लिए आती है, राइट। तो गौर करें उसका टॉर्क T था, इसका टॉर्क T1 है, इसका टॉर्क T1। अब वो क्या कह रहा है, वो दोनों को गौर करने के बाद वो दोनों क्या कर रहा है कि इसको टा कह रहा है, इसको T1 आप कहना चाहें ऐसे कह लें, और अगर आप ऐसे नहीं कहना चाहते, ऐसे नहीं कहना चाहते तो आप गौर करें कि उसने सवाल में बताया है, क्वेश्चन में उसने वादे बताया है भाई ने कि शाफ्ट एंड इफ द मैक्सिमम अलाउेबल शेयर इज सेम फॉर, मैक्सिमम अलाउेबल शेयर सेम थी है, ठीक है ना। लेकिन उसने ये कहीं नहीं कहा इसके अंदर सवाल के अंदर कि दोनों के टॉर्क सेम है, लेकिन अंडरस्टूड है, हमें ऊपर बता चुका है कि टॉर्क ट्रांसमिट जो होता है ना वो बाय द न्यू शार्ट शुड बी इक्वल टू दैट, ये लाजमी कंडीशन होती है, ये ठीक है। तो ये तो लाजमी कंडीशन है, तो ये तो मतलब उसकी मर्जी है, उसने बेशक कह दिया, उसने इसको टी कह दिया है, इसको टी कह दिया, इसको ठीक है, इसको उसने टी कह दिया है, और जो इसको उसने कह दिया टी, और जो दूसरा है उसको उसने कह दिया है T1, क्या कह दिया उसने T1, इसको उसने कह दिया T1, राइट। अगर आप इसको T1 ना भी कहें ना, फ़र्ज़ करें आप इसको टी भी कह लें, इसको टी भी कह लें खाली, ठीक है, तब भी ठीक है, वजह वही टॉर तो बराबर होना ही है, टॉर तो बराबर होनी है। लेकिन अगर आप यूँ नहीं करना चाहते जैसे खुरमी कर ऐसे करना चाहते तो ऐसे कर, दोनों चॉइसेस आपके लिए ठीक है। ठीक क्यों है मैं उसकी वजह बताया, तो ठीक इसलिए है भाई कि आगे चल के उसने वही बात की है, सिंस द टॉर्क ट्रांसमिटेड, ठीक है, एंड अलाउेबल शेयर स्ट्रेस इन बोथ द केसेस आर सेम। वो कह रहे ये तो दोनों हैं ही सेम, तो क्यों सेम है, इसलिए सेम है माय डियर, ये सेम इसलिए है कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो तो सेम करने उसने, उससे तो आगे भी जा ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता वो, ठीक है, कोई बुनियाद तो बनाएगा ना। तो वो कह रहा है कि ये जो है ना ये सेम, इसे दोनों लोग उसने बराबर रखा है, ठीक है, बराबर रखे, अगर आप देख सकते हैं जब बराबर रखा तो ये तो टाक में दोनों सेम था तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी देखें आपसे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं और यहाँ भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, यहाँ से आपको D1 की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है। जब D1 आ गया आपके पास तो इसका हाफ ले लो तो उसका इंटरनल डाया भी आ जाएगा, ठीक है, D1
एक्सटर्नल आ गया और उसका हाफ इंटरनल डायमीटर आ गया, राइट जी। अब सॉलिड शाफ्ट का आपको पहले दिया हुआ है डाटा उसके अंदर कि सॉलिड शाफ्ट का उसमें जो डाया है वो दिया हुआ है। तो उसने आपको कहा था सवाल में कि निकालना दोनों हॉलो शाफ्ट के इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर निकालने और सेविंग इन मटेरियल निकालना। अब सेविंग इन मटेरियल के लिए हमें कोई यहाँ पे डेंसिटीज तो दी नहीं, डेंसिटीज नहीं दी ना, उसे हमें कोई मसल दिए हैं, तो फिर कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है यार। देखो मेरी बात, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बैठे हैं सारे बच्चे वीडियो देखेंगे, तो आप, मैं पूछता हूँ भाई, मुझे बताएं कि ये ऐसे पूछ रहा हूँ यार, बताओ इसमें कम कौन सी शाफ्ट में मटेरियल ज़्यादा लग रहा है? और मैं आपसे पूछूँ, बताएं शाफ्ट ए में ज़्यादा मटेरियल लग रहा है या शाफ्ट बी में ज़्यादा मटेरियल लग रहा है? तो आप देखते साथ ही बता देंगे भाई इसमें ज़्यादा मटेरियल लग रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि शाफ्ट बी में ज़्यादा मटेरियल लग रहा है या शाफ्ट सी जो कि हॉलो शाफ्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मटेरियल लग रहा है, हाँ, जबकि दोनों का एक्सटर्नल डाया सेम है, एक्सटर्नल डाया दोनों का सेम है, तो आप कहेंगे सर इसमें ज़्यादा मटेरियल लग रहा है बी में, ठीक है ना। इसमें इसमें सेविंग हो रही है, इसमें सेविंग हो रही है। तो ये यानी कि आप उनको, अगरचे आपको नहीं पता तो, लेकिन आपको इसलिए पता है कि इनके जो क्रॉस सेक्शन एरिया देख के पता है, ए और बी में आपने बताया कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसका ज़्यादा है। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा लाजमी बात है, वो एरिया ज़्यादा है इसीलिए कि वहाँ ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ है। इस सब बी और सी में आपने देखा, जब बताया कि बी और सी दोनों के एक्सटर्नल डायमीटर सेम है, लेकिन सी अंदर से हॉलो है। तो अगर वो अंदर से हॉलो है तो लाजिम आता है कि जब एक्सटर्नल डाया सेम है अंदर से हॉलो, तो इस लाजिम इसके अंदर मटेरियल कम लगा होगा। तो यहाँ भी फिर भी हमने कहा जी बी का ज़्यादा है, तो ये हमने क्या करना है, एरियाज़ को कंपेयर कर लेना है, एरियाज़ को क्रॉस सेक्शन एरियाज़ को जब कंपेयर करें तो जवाब आ जाएगा। तो सेविंग इन मटेरियल निकालनी है हमने, सेविंग इन मटेरियल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द, ठीक है। चलें, मैं इसको इतना नहीं करता तवील, छोड़ें। वो उसे कैसे निकाला जाता है, उसे निकाला जनाब सॉलिड का, या मैं आपको डिजिट्स में देता हूँ। एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट माइनस एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट, सिंपल देता हूँ, लिखने जान छूट जाए सारी, डिवाइड बाई एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट π/4, सॉलिड का 60 उसका डाया था मनफी, हॉलो कैसे निकालेंगे π/4, ठीक है। पहले उसका एक्सटर्नल लेंगे 61.3 जो उसका एक्सटर्नल डायमीटर है, ठीक है, उसमें से उसका इंटरनल डायमीटर निकाल देंगे जो हॉलो है, ठीक है, 30.65। ये भी इनके सदके जाऊँ शिदातों के, ठीक है। आप ऐसे कर लें, यहाँ π/4 से उसने इसे कर दें यहाँ बेशक, यहाँ पे इधर उसने π/4 को उसने बाहर रखा है, π/4 बाहर रखा है और इनको उसने अंदर रख दिया बाई को, ठीक है। π/4 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली ये यूं है, बाहर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें आप हॉलो का, उसमें से जो अंदर वाला है एरिया, वो मनफी करना, ठीक है। उसने ये किया कि π/4 को इसमें से और इसमें से कॉमन ले गया ना, और इन दोनों को अंदर ब्रैकेट में बंद कर दिया, उसने ये किया, ठीक है। डिवाइड बाई सॉलिड, तो सॉलिड में से हॉलो निकाल के उसको सॉलिड से डिवाइड करते हैं, करना सॉलिड से डिवाइड है। वजह हमारे पास जो असल शाफ्ट जो मौजूद है वो सॉलिड है, उसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं हॉलो, तो जिस जो मौजूद है उसी से रेफरेंस लेंगे, तो रेफरेंस सॉलिड से लेना, ये हमारा रेफरेंस है, ये बटे में आएगा। सॉलिड में से हॉलो का एरिया मनफी कर, क्योंकि लाजिमत है आप कहो जी सॉलिड में से हॉलो क्यों मनफी कर रहे हैं, हॉलो में सॉलिड क्यों नहीं मनफी करें? अल्लाह के बंदो, भाई लाजमत है, हम हॉलो लगा ही इसलिए रहे हैं कि उसके अंदर मटेरियल कम लग रहा है, तो उसका मटेरियल कम होगा, उसका एरिया भी कम होगा, इसलिए उसको मनफी करेंगे। सॉलिड का ज़्यादा होगा, सॉलिड में हॉलो मनफी करके जो जवाब है उसको सॉलिड से डिवाइड करते हैं, तो उन्होंने यही किया, नीचे सॉलिड रखा। तो यहाँ जब जवाब किया तो आंसर आया 21.7%, ठीक है। पहले जवाब आएगा 0.217, 0.217 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 21.7%। तो आप देख सकते हैं कि हॉलो शाफ्ट हम लगाते हैं तो 21.7% की सेविंग होती है,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझाने की मिसाल के तौर पर इसकी मसला ये होगा कि अगर लेट अस सपोज हम मटेरियल की बात करें, अगर 100 किलोग्राम मटेरियल लगता है सॉलिड शाफ्ट में, तो उसमें 21.7 मनफी कर दें 100 में से, 100 में से 21.7 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, और अच्छा जी, 9 में से 8 गए 1 और 9 में से 2 गए 7, तो जनाब ये ठीक है 78.3 इसमें आप देखें 21 7 दिन 10 8 और 1 9 और 1 10, हाँ जी 78.3 के जी ना वो लगेगा हॉलो के अंदर। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं 100 किलो लगता है सॉलिड में तो 78.3 किलो हॉलो में लगेगा, यानी कि 100 में से 21.7 को मनफी कर दें तो आपको जवाब आ जाएगा आपको, राइट जी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई, ये सेविंग हो गई मटेरियल की, इसीलिए हमने हॉलो लगाई थी ताकि सेविंग हो, ताकि हम इकोनोमाइज कर लें उसको, राइट। अब जी आगे आ जाओ सवाल पर, अगला 16 सवाल करें खुद ही, 17 खुद करें, 28 18वां एक और देख लें सवाल। वजह क्या है 18वां कराने की, इससे अगली एग्जाम्पल 16 एग्जाम्पल जो सामने नजर आ रही है और 17 एग्जाम्पल जो ये नजर, इन दोनों में उसने यही काम किया है, सॉलिड शाफ्ट को हॉलो से बदला है, सॉलिड शाफ्ट को। और सीधे से सवाल है, असल सवाल है एक और डिफरेंट आ रही है, थोड़ा डिफरेंट है, उससे डिफरेंट है जो मैंने कराया अभी, वो क्या है पढ़ें। इसमें एक हॉलो को सॉलिड से बदल रहा है, एक हॉलो शाफ्ट है उसको सॉलिड शाफ्ट से चेंज कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है। ये हॉलो स्टील शाफ्ट, स्टील की शाफ्ट 300 मिलीमीटर एक्सटर्नल डाया है और 200 मिलीमीटर इंटरनल डाया है, इसे इट हैज़ टू बी रिप्लेस बाई ए सॉलिड अलॉय शाफ्ट। एक सॉलिड शाफ्ट है जो अलॉय मटेरियल की बनी, अलॉय मैंने एक से ज़्यादा मतलब मटेरियल मिला के, जिसे आप भर्त कहते हैं, अलॉय बनाया हुआ है, उसकी सॉलिड शाफ्ट उससे रिप्लेस करना है। सेम वैल्यू ऑफ पोलर मॉडुलस ऑफ, सेम वैल्यू ऑफ पोलर मॉडुलस। अब आपको पता होना चाहिए कि पोलर मॉडुलस क्या होता है, पोलर मॉडुलस आपको पीछे पढ़ाया गया, व्हाट इज द पोलर मॉडुलस। ठीक है, तो पोलर मॉडुलस अगर आप देखें तो पेज नंबर 660 के ऊपर, पेज नंबर 660 के ऊपर बताया था कि पोलर मॉडुलस क्या होता है। मैं दोबारा आपको रिकॉल कराता हूँ मेरे यहाँ पर, पोलर मॉडुलस क्या होता है, उसका सिंबल भी बताया था, सिंबल है ZP, ZP पोलर मॉडुलस। इसको पोलर मॉडुलस भी कहते हैं, इसको टॉर्शनल सेक्शन मॉडुलस भी कहते हैं। ये डेफिनेशन आ सकती है, देखें ये मेन डेफिनेशन में नहीं दी हुई, इसने पेज नंबर 660 के जो नोट्स हैं उसके दूसरे नोट्स में दिए हैं, दूसरे और तीसरे के अंदर। तो सॉलिड शाफ्ट का भी पोलर मॉडुलस दिया हुआ है और उसका दिया, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है पोलर मोमेंट ऑफ एरिया, पोलर मोमेंट ऑफ एरिया डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द शाफ्ट, डिवाइड बाई रेडियस नॉट डाया, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, तो इसे कहते हैं पोलर मॉडुलस। तो कह रहा है assuming the same value of polar modulus for both, इन दोनों शाफ्ट के लिए पोलर मॉडुलस वो बराबर है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द लेटर, ठीक है, लेटर नहीं सही, इसमें LATER होता है, बहरहाल LATER, एक सी फालतू से लगाया। कैलकुलेट द डाय ऑफ द लेटर, लेटर कौन सी है, ठीक है, सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट का आपको डाय निकालना है, लेटर मैंने जो बाद में आ रहा है, जिसका जिक्र बाद में आ रहा है। एंड वर्क आउट द रेशियो ऑफ देयर टॉर्शनल रिजिडिटी, लो जी एक और मजेदार काम आ गया, टॉर्शनल रिजिडिटी की जिक्र आ गया। व्हाट इज टॉर्शनल रिजिडिटी, ठीक है, टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होती है। अभी तो आपने सेक्शन मॉडुलस, आपने पोलर मॉडुलस पढ़ा था, ठीक है नहीं, तो अभी एक माशाल्लाह आपके लिए एक नया काम आ गया है, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या है, टॉर्शनल रिजिडिटीज। ठीक है, तब आप कहेंगे टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होती है, ठीक है, वो होती है C/J, ठीक है, टॉर्शनल रिजिडिटी का सिंबल कोई नहीं है, ठीक है, तो टॉर्शनल रिजिडिटी बराबर होती है C/J। C क्या है, C इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, हम नाम बता रहे हैं रिजिडिटी में, ठीक है, और J जो इसका पोलर मोमेंट ऑफ एरिया, C/J, इसे कहते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी। ठीक है, सॉलिड के लिए होगा तो सॉलिड का CS/JS, हॉलो का होगा तो CH/JH, राइट। तो कह रहा है उनकी टॉर्शनल रिजिडिटी निकालें। C स्टील के लिए 2.4 C फॉर द अलॉय, यानी अलॉय का जो C है, जो भी उसका C है, वैल्यू नहीं दी,
जो स्टील का सी है उससे 2.4 अलॉय वाले को 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टील का आ जाएगा। ठीक है, ये ना मैं बता दी, दोनों डेफिनेशन याद कर रहा, बोलना नहीं है, एक पोलर मॉडल्स की और एक टॉर्शन रिजिडिटी की, फिर बाद में नहीं कहना हमें बताने लगा। अब वो बता रहा है गिवन एक्सटर्नल डाया ऑफ द स्टील शाफ्ट 300, ये डाटा सर दिया है आपको, अभी पढ़ा दिया। इंटरनल डाया ऑफ द स्टील शाफ्ट 200 है। मॉडल ऑफ रिजिडिटी फॉर द स्टील, स्टील के लिए इसमें ये एस फॉर सॉलिड ले सकते हैं, स्टील एस की मर्जी है, 2.4। ठीक है, वेयर सी इज द मॉडल ऑफ रिजिडिटी फॉर द अलॉय, ये ध्यान में रखें। यहाँ पे जो अलॉय शाफ्ट है वो एक सॉलिड शाफ्ट है और जो स्टील शाफ्ट है वो एक हॉलो शाफ्ट है, राइट। तो कह रहा है लेट D1 डाया ऑफ द सॉलिड अलॉय शाफ्ट, पहले वो डायमीटर निकालने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ इज गोइंग टू कैलकुलेट डाया ऑफ द सॉलिड अलॉय शाफ्ट। सो क्योंकि हमें ये बड़ा अहम होता है कि हमें पता कब निकालने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो डायमीटर निकालने कहाँ से, डाया ऑफ द सॉलिड अलॉय शाफ्ट जो है वो कहाँ से निकालेंगे, जो उसने हिंट दिया हुआ है। ठीक है, पोलर मॉडल ऑफ द हॉलो स्टील शाफ्ट निकालेंगे। तो जे और आर जब करते हैं तो वहाँ पे अगर आप देखें जिस पेज का मैंने आपको हवाला दिया, जहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी जहाँ पे पोलर मॉडल दिए हैं हॉलो और स्टील के लिए। ठीक है, दोबारा बता दो फिर वो दिए हुए हैं पेज नंबर 660 के ऊपर, पेज नंबर 660 के जो नोट्स हैं उसमें दिए गए हैं, तो वहाँ से आप देख लें। वो जो हॉलो शाफ्ट है उसके लिए π/16 D4 - D डिवाइड बाई D। ठीक है, ये D जो है वो एक्सटर्नल है, स्मॉल d इंटरनल डाया है, डिवाइड बाई एक्सटर्नल डाया ऑफ द हॉलो शाफ्ट। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, जैसे सारी ये सारी वैल्यूज दी हैं इसमें, ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो आंसर क्या है, वो है ये वाला आंसर है, दिस आंसर। उसने इसको इसी शक्ल में रखा है, ज़रूरी नहीं कि आप भी इसको फॉलो करें, भैया आप निकाल लो, आप इसकी कैलकुलेट करिए, नंबर आ जाएगा आपका, जवाब जो भी आएगा वो जवाब आप निकाल लो यहाँ पे, वो जवाब आपके साथ आ जाएगा, राइट। क्यूबिक मिलीमीटर इसका जो होता है, जो सिंबल है क्यूबिक मिलीमीटर होता है। अब ये देखिए, ये ना समझना क्यूबिक को देख के लो ये तो वॉल्यूम आ गया भाई अब इतनी क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी सेम यूनिट हो सकती है। ठीक है बात, नो इसे सॉलिड शाफ्ट के लिए निकालेंगे पोलर मॉडल्स, जो उसके निकालेंगे तो वो ये ए यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अलॉय की बनी हुई है तो π/16 D1 क्यूब π/16, ये भी वहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है पेज नंबर 660 के ऊपर, राइट। फिर तो आता हूँ कि जो पोलर मॉडल होता है वो आपका J/R। अब मैं यहाँ वैल्यू निकाल नहीं रहा, उस वीडियो में मैंने निकाल दिया, हर वीडियो में वैल्यू ज़ीरो से निकालनी शुरू करूँगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ साथ साथ। अब उसने क्योंकि डाटे में कहा हुआ है, ये बड़ी अहम बात है, डाटे में उसने आपको बता दिया है सिंस द पोलर मॉडल्स फॉर बोथ द शाफ्ट्स आर सेम, ये इसने डाटे के अंदर आपको दे चुका है। तो उन दोनों को कंपेयर कर लो, किस किस को कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करो, क्यों दोनों बराबर हैं। जब दोनों को बराबर रखा, ठीक है, ये देखें, इसको इसके बराबर रखा तो यहाँ से आपको D1 की वैल्यू आ गई। ये आपको निकालनी थी क्या चीज़, ये निकालनी थी डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट, जो नई सॉलिड शाफ्ट हम लगा रहे हैं जो अलॉय की बनी, जो हमारा जवाब आ गया कंपेयर करके, राइट। यही बात उसने कही थी पेज नंबर 664 के ऊपर, जहाँ से रिप्लेसिंग ए शाफ्ट, जब ये टॉपिक शुरू किया था, जिसकी ये एग्जाम्पलें रिप्लेसिंग ए शाफ्ट, उसने कहा था समटाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस ए सॉलिड शाफ्ट बाई ए हॉलो वन और वाइस वर्सा। अब ये वाइस वर्सा वाली एग्जाम्पल है जो मैं कर रहा हूँ, इसमें हमने हॉलो को सॉलिड से बदल दिया, जो पहली एग्जाम्पल कराई उसमें सॉलिड को हॉलो से बदल था। ठीक है, अच्छा, इन सच केसेस द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय न्यू शाफ्ट शुड बी इक्वल टू दैट बाय द रिप्लेस शाफ्ट। कहता है टॉर्क तो बराबर होना ही चाहिए ना, ये तो लाजमी उसने जिक्र किया। अगली लाइन बड़ी हमें, बट समटाइम्स देयर आर सर्टन अदर कंडीशन विच हैव आल्सो टू बी कंसीडर्ड वाइल डिजाइनिंग द न्यू शाफ्ट। अब देखें यहाँ पे कौन सी कंडीशन ऐड किया कि इसने दिया करने कि दूसरी कंडीशन यहाँ पे उसने, ये देखें इस पूरे सवाल में उसने टार्कों को, दोनों शाफ्ट के टॉर्क्स को कहीं भी, अगरचे बराबर थे, यहाँ भी बराबर है, इसमें भी बताया नहीं बराबर है, ये लाजमी होता है बराबर होता है, ठीक है ना, लेकिन उसने उस कंडीशन को यूज़ नहीं किया। उसने एक नई कंडीशन दी कि पोलर मॉडल्स फॉर बोथ द शाफ्ट्स आर सेम,
ये एक नई कंडीशन दी हुई है, इसी कंडीशन को वहाँ पे जिक्र कर रहा है जहाँ रिप्लेसिंग ए शाफ्ट की 3 लाइनें लिखी हैं। यहाँ से टॉपिक शुरू होता है कि बट सम टाइम देयर आर सर्टेन अदर कंडीशन विच हैव आल्सो टू बी कंसीडर्ड। वो थी, वो हमने यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया। आगे कहता है अब रेशो ऑफ टॉर्शन रिजिडिटी। दूसरी बात नहीं, इसमें एक आता है इसमें कि आप रेशो ऑफ टॉर्शन रिजिडिटी भी निकालें, रेशो निकालनी है उसने, ठीक है। तो जब रेशो निकालने टॉर्शन रिजिडिटी मैंने बताया था कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मल्टीप्लाई पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। तो जब हमने हॉलो स्टील शाफ्ट के लिए निकालना है हॉलो, ठीक है, टॉर्शन रिजिडिटी ऑफ द हॉलो स्टील शाफ्ट, तो सी, क्योंकि वो हॉलो सी, आप चाहे तो सी लिखें चाहे तो सी एच भी लिखते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये से सॉरी कर नहीं रहा, वो कर रहा है ना आपके स्टील के लिए एस यूज़ कर रहा है, अलॉय के लिए वो ए यूज़ कर रहा है। तो उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मल्टीप्लाई भी उसका पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। तो हॉलो स्टील शाफ्ट के लिए उसने बताया है, डाटा के अंदर बताया है कि अगर उसने बताया कि अगर सी ए अलॉय के लिए, ए फॉर अलॉय, अगर उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी ए है, तो जो है ना स्टील, उसका जो सी एस होगा ना, वो इसके जो अलॉय का होगा उसको 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ को उसने यहाँ पर ये यूज़ किया, ठीक है। स्टील का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो 2.4 सी है, और जे एस जो है पोलर मोमेंट ऑफ एरिया वो पाई बाई 32, क्योंकि ये हालो है तो पाई/32 आउटर डाई की ताकत 4 मनफी इनर डाई की ताकत 4, ठीक है। तो यहाँ से उसने वैल्यू निकाली वाली। उसके बाद चला गया सॉलिड अलॉय शाफ्ट। देखें पूरा जिक्र कर रहा है सॉलिड अलॉय, ताकि कन्फ्यूजन हो, खाली सॉलिड नहीं कर रहा है, खाली सॉलिड अलॉय शाफ्ट, हॉलो स्टील शाफ्ट, बार बार याद, आपने याद रखना, पूरा लफ्ज़ लिखना है, पूरा लफ्ज़ पूरा। अदरवाइज होता है आप सवाल के दरमियान गुम हो जाएं और आपसे सवाल गलत हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए, आप हॉलो को अलॉय कर दें और जो सॉलिड है उसे स्टील कर दें। इसे पूरा लफ्ज़ लिखना है, जहाँ भी लिखना है पूरे सवाल में। तो CAGA, ठीक है, ए फॉर अलॉय। तो CA तो ऐसे ही आ गया क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं, और क्योंकि ये सॉलिड है तो पाई/32 D⁴, डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 278.8, ठीक है, ये वैल्यू लगा दी, राइट। रेशो की नहीं, उसने क्या कहा, रेशो है। जब आप रेशो लेंगे ना, याद रखें, हॉलो ऊपर आ गया, ठीक है, सॉलिड से बदल रहे हैं ना भाई, ठीक है। वैसे भी याद रखें हॉलो में सेविंग ऑफ मटेरियल भी होती है, और हॉलो की जो टॉर्शन रिजिडिटी वो भी ज़्यादा होती है, इसलिए हॉलो को ऊपर ही रखते हैं। जितने सवालों में आप देखेंगे ना, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी हॉलो ऊपर आ रही है, ठीक है। जो पहले मैंने एग्जाम्पल कराई उसमें देखें, उसमें भी आप हॉलो ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देखेंगे ना तो हॉलो को ज़्यादातर ऊपर रखते हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ही पता है, जहाँ भी आप रेशो निकालेंगे ना हॉलो ऊपर ही होगी, ठीक है। बाकी सिचुएशन में तो आपको खुद भी बंदे को फैसला करना पड़ता है, वो प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा। टॉर्शन रिजिडिटी ऑफ हॉलो शाफ्ट ऊपर डिवाइड बाई सॉलिड शाफ्ट की हॉलो रिजिडिटी, तो ये ऊपर आ गया, ठीक है, ये वाली चीज़, और ये इसके नीचे आ गई। तो जवाब आया 2.58। इसका मतलब ये है कि जो हॉलो शाफ्ट है उसकी टॉर्शन रिजिडिटी, यानी अगर सॉलिड शाफ्ट की टॉर्शन रिजिडिटी एक है, जितनी भी है, फर्क जितनी भी है, उससे हम कहते हैं 1। आखिर इसका कोई ना कोई, जब इसके अंदर हम CA की वैल्यू पुट करें कोई ना कोई जवाब आएगा ना। अगर वो वैल्यू 1 है तो जो हॉलो है उसकी टॉर्शन रिजिडिटी 2.58 है, ठीक है। इससे अंदाज़ा कर लेंगे हॉलो शाफ्ट जो कितनी ज़्यादा वो रोबस्ट है, मजबूत है, ठीक है। टॉर्शन रिजिडिटी का मतलब ये है कि ये इसमें ये जो शाफ्ट होगी ना, इसको ट्विस्ट करना मुश्किल है, टॉर्शन और रिजिडिटी होती है द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल अगेंस्ट द चेंज ऑफ इट्स शेप। अब शाफ्ट में चेंज ऑफ शेप क्या होगी, उसमें ट्विस्ट नहीं आएगा। तो हॉलो शाफ्ट होगी वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, ठीक है। उसके अंदर एंगल ऑफ ट्विस्ट वो कम आएगा, और सॉलिड में फ़र्क नहीं, अगर 1 आएगा तो उसमें 2.58 जो है वो कम 58% ज़्यादा है, ज़्यादा रिजिड है। इसका ये नहीं है कि इसमें 1 आया तो 2.5 नहीं, इसकी डिस्टेंस अगर 1 है तो इसकी 2.58 है, इसकी 2.58% ज़्यादा है, राइट। ये चीज़ है समझने की आपको। अच्छा जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बात। अच्छा जी, अब आगे आ जाओ जी, आखिरी आज का जो ना एक जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा अहम है, शाफ्ट ऑफ वेरिंग सेक्शंस, ठीक है। ये क्या है शाफ्ट ऑफ वेरिंग सेक्शन का मतलब ये है कि ऐसी शाफ्ट जिसका सेक्शन है ना वो सेम नहीं रहता, ठीक है। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। ये आप देखें,
ऐसा ही शाफ्ट ये देखें, ये शाफ्ट है, इसका जो ये 1.2 मीटर जो लेंथ है ना, उसका डायमीटर है 100 मिलीमीटर, और अगली जो लेंथ है 1.8 उसका डायमीटर है 50 मिलीमीटर। उसका इधर एंड से फिक्स है और टॉर लग रहा है। इसका मतलब ये शाफ्ट जो है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, बल्कि वेरीइंग है, वेरी से वेरीइंग, ठीक है, बदलता हुआ क्रॉस सेक्शन। तो उसे क्या कह रहा है, समटाइम्स ए शाफ्ट ऑफ डिफरेंट लेंथ, ऐसी शाफ्ट जिसकी लेंथ जो ना मुख्तलिफ लेंथों के मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन एरियाज होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ डिफरेंट लेंथ हैविंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे मैं दिखाइएगा, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट सम टॉर्क, वो टॉर्क ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पुली टू अनदर, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, A little consideration में गौर करेंगे, will show that for such a shaft the torque transmitted by individual section have to be calculated first, and the minimum value of these torques will be the strength of such a shaft. The angle of twist for such a shaft may be found out as usual. अब ये बड़ी अहम बात आ रहा है, ये बहुत ही अहम बात है। ठीक है, for such a shaft, the torque transmitted by individual section have to be calculated first, and the minimum value of the torque will be the strength of the shaft. अब कोई पूछ ले आपसे कि भाई ये तो मतलब बताएं ना ज़रा कि स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट क्या होती है, तो अब आप तो घूम लेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ हॉलो या स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट से मतलब ये होती है कि वो कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, या कितनी पावर ट्रांसमिट कर सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। यानी एक अगर वो शाफ्ट है वो फर्क है 100 न्यूटन मीटर शिफ्ट कर सकती है, और दूसरी शाफ्ट वो 200 न्यूटन मीटर कर सकती है, तो जो 200 न्यूटन मीटर कर सकती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। या एक शाफ्ट जो है वो मिसाल तौर पर वो 1000 वाट ट्रांसमिट कर सकती है एक पॉइंट से दूसरे वाट तक, और जो दूसरी शाफ्ट है वो 1500 वाट ट्रांसफ़र कर सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो जो 1500 वाट वाली है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ जो है ना वो टॉर्क से या पावर से कैलकुलेट होती है। तो वो कह रहा है कि इस तरह के केसेस में हम देखेंगे, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूँ आम बंदे से जिसको ज़्यादा नॉलेज, यार ये बताओ ये पतली सी जो शाफ्ट है ये पतली और ये एक मोटी शाफ्ट है, इनसे कौन सी शाफ्ट ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करेगी ज़्यादा, तो आप साथ कहेंगे ना जिसका डायमीटर ज़्यादा ना वो ज़्यादा करेगी। अच्छा ठीक है, अब शाफ्ट तो पूरी एक ही है ना, पूरी की पूरी जुड़ी हुई है, अलग अलग टुकड़े थोड़ी हैं। अच्छा अब ये बताओ इस पूरी शाफ्ट के ऊपर कौन सा टॉर्क लगाएं, ये वाला लगा दें या ये वाला लगा दें, यानी जो ये ट्रांसमिट कर सकती है वो पूरी के ऊपर लगाएं, या जो ये ट्रांसमिट कर सकती है वो पूरी पे लगाएं। तो अगर तो कोई सियाना ये कहे जनाब जो ये ट्रांसमिट कर सकती है ये ट्रांसमिट कर सकती है ना वो पूरी के ऊपर लगा दें, पूरी के ऊपर। तो अच्छा जनाब जब आप लगाएंगे तो ये तो बर्दाश्त कर दे, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, ये तो फारिग हो जाएगा, इसकी तो नफ़ी हो जाएगी, टूट जाएगा, शेयर हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, तो फारिग हो जाएगा काम। तो याद रखें हमेशा जब भी हो हम क्या करते हैं कि हमेशा जो वीकेस्ट पोर्शन होता है शाफ्ट का, जिसका डायक कम होता है, जो कमज़ोर पोर्शन होता है, ठीक है, हमेशा जितना टॉर्क वो बर्दाश्त कर सकता है ना वही टॉर्क हम पूरी शाफ्ट के ऊपर वही वाला टॉर्क लगाते हैं, राइट। जो ये कर सकता है वही पूरी शाफ्ट को लगाते हैं, तो नतीजा क्या होता है, पूरी शाफ्ट सेफ रहती है। लाजिम आता है जितना टॉर्क ये बर्दाश्त कर सकेगा तो ये वाला तो लाजिम बर्दाश्त कर ही जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि मजबूत है। तो यही वो बात कह रहा है कि फॉर सच ए शाफ्ट द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इंडिविजुअल सेक्शन हैव टू बी कैलकुलेटेड, पहले निकालेंगे कि भाई ये कितना कर सकता है, फिर निकालेंगे ये कितना कर सकता है, दोनों निकाल लेंगे, ठीक है। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज टॉर्क्स, जो मिनिमम वैल्यू होगी इन दोनों में वो उसे हम कहेंगे यार वो इस शाफ्ट की स्ट्रेंथ है, राइट। तो आई होप के बच्चे सियाने हैं माशाल्लाह, तो समझ गए होंगे आप। The stepped steel shaft shown in figure this is subjected to a torque T at the free end. फ्री एंड का टॉर्क T लग रहा है और लाजमत इस एंड से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंड टॉर्क 2T, यानी जितना ये टॉर्क है वो डबल टॉर्क के ऊपर लग रहा है, ठीक है, इसका डबल टॉर्क लग रहा है। इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द जंक्शन ऑफ, जंक्शन मैंने जहाँ ये दोनों शाफ्ट मिल रही हैं, जंक्शन मैंने जहाँ पे दोनों शाफ्ट इंटरफेस है, मिलती हैं, ऑफ दिस टू साइड। व्हाट इज़ द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द फ्री एंड, ये निकालना हमने, ये फ्री एंड है इसके ऊपर टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है, थीटा इन रेडियन निकालना है।
इफ़ मैक्सिमम shear stress in the shaft is limited to 70 मेगापास्कल, यानी पूरी शाफ्ट के अगरचे डाई मुख्तलिफ है लेकिन मटेरियल सेम है, उसमें अलाउेबल जो shear stress है ना अलाउेबल वो 70 मेगापास्कल या 70 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर है। एज्यूम द मॉडल ऑफ रिजिडिटी टू बी 84 गीगापास्कल पूरी शाफ्ट के लिए ना, क्योंकि इस मटेरियल सेम है ना, तो ये जो होता है ना ये एंगल ऑफ ट्विस्ट ये बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो 84 गीगापास्कल यानी 84 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मेगापास्कल। ठीक है, नाउ सवाल हल करते हैं। गिवन टॉर्क एट सी, ठीक है, ये पहले इस पर फिगर दे लेना, फिगर साथ साथ तो नीचे नहीं आएगी ना। ये ए है, ये जंक्शन में बता रहा हूँ, फिर बी है और जो फ्री एंड सी है, अब इसको याद रखना है। ये 1.2 मीटर है, ये 1.8 मीटर। अगर आपको यहाँ समझना है तो किताब अपनी खोल के रखें और फिर वीडियो देखें। यहाँ टी लग रहा है, यहाँ 2T, ये 100 है, ये 50 है, राइट, भूलना नहीं है, बार बार ऊपर नीचे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टॉर्क एट सी इक्वल टू टी, सी इज फ्री एंड है, ये टी है ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। टॉर्क एट बी, बी कौन सा है जहाँ जंक्शन है 2T, वो क्लॉकवाइज है, डबल है, ये टी है तो वो 2T है। डायमीटर ऑफ, आगे कह रहा है जी व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट ए बी कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट वाला पोर्शन, जिसका डायमीटर जो वो ज़्यादा है, वो 100 मिलीमीटर है। डायमीटर ऑफ द शाफ्ट बी सी, ये कौन सी जो पतला वाला हिस्सा जो फ्री एंड की तरफ है, डी बी सी, वो 50 मिलीमीटर है। मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस या अलाउेबल शीयर स्ट्रेस वो 70 मेगापास्कल। जितने मेगापास्कल हो बता चुका हूँ पहले भी, उतने ही न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं। एंड मॉडल ऑफ रिजिडिटी सी वो 84 गीगापास्कल है, क्योंकि मेगापास्कल के बराबर होते हैं ना, तो गीगा तो 10 तक 3 को सदा लिख दो, ये आ गया, और बाकी जितने बाकी रह गए मेगापास्कल उतने ही न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सिंस द टॉर्क्स एट बी एंड सी, ये ध्यान रखें, सिंस द टॉर्क्स एट बी एंड सी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आप, मैं तो किताब खोल के सामने रखी है, आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ किताब भी सामने रखी है। तो बी जब वो जंक्शन है और सी फ्री एंड है, कहता है टॉर्क एट बी एंड सी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। जो बी है, बी के ऊपर जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, और जो सी है उसका जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। Therefore, the effect of these two tasks will be studied first independently. तो दोनों के इंडिपेंडेंट अलग अलग डील करेंगे, और फिर सम ऑफ टू ट्विस्ट, दोनों को ट्विस्ट करेंगे, सम कर देंगे, सम, ठीक है, वन इन क्लॉकवाइज एंड द अदर इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें सी के ऊपर हमारा जो हमें रिक्वायर्ड है कि पॉइंट सी जो हमारा फ्री एंड है उसके ऊपर हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क एट सी, फ्री एंड के ऊपर। इट में भी वो बता रहे, इट में भी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज obtained for the portion AB, it will induce more stress in the portion BC। वही वाली बात है, क्योंकि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ए बी वाला पोर्शन, उसका डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है ना। वो कह रहा है क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ टॉर्क उसे निकालेंगे, और वो इफ द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज ऑब्टेन्ड फॉर द पोर्शन ए बी, इट विल इंड्यूस मोर स्ट्रेस इन द पोर्शन बी सी मैंने जो राइट वाला पोर्शन जिसका डायमीटर कम है, ठीक है। देयरफॉर वी शैल कैलकुलेट द टॉर्क फॉर द पोर्शन बी सी, ठीक है, जो पतला पोर्शन है, डाया कम है, उसके टॉर्क निकालेंगे, और वही जो है ना वो वही टॉर्क जो होगा पूरी शाफ्ट की स्ट्रेंथ होगी, राइट। तो यही कहता है जी पहले तो टॉर्क निकालना है सी के ऊपर, जो पतला वाला पोर्शन है ना उसके ऊपर टॉर्क निकालना है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड शाफ्ट है, टी इक्वल टू π/16 टा डी बी सी क्यूब। बी सी किताब खोल के सामने रखें, फिर बता रहा हूँ वरना समझ नहीं आएगी। बी सी जो राइट वाला पोर्शन है, ठीक है, तो π/16 टा उसने दिया हुआ है, अलाउेबल शियर स्ट्रेस पूरी शाफ्ट के लिए सेम है 70, और डी बी सी 50 है, ठीक है। तो यहाँ से उसने वाली वैल्यू निकाल ली, ये टॉर्क आ गया। ये वो टॉर्क है जो कमज़ोर हिस्सा है, जिसका डायमीटर 50 मिलीमीटर पतला सा, उसमें लग सकता है, ठीक है जी। ओके, उसके बाद उसने दोनों पोर्शन के लिए, राइट वाला जो पोर्शन है वो भी, आप ये कर सकते हैं बड़े आराम से कि आप ये वाला काम बाद में करें, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बेशक आप इसको इससे पहले यहाँ पे कर लें। तो π/32 ये फार्मूला स्टैंडर्ड पर मोड ऑफ एरिया डी ए बी जो वाला पोर्शन जिसका 100 है डायमीटर, उसका निकाला, और फिर पर मोड ऑफ एरिया हमने निकाल लिया बी सी के लिए, ये वाला पोर्शन जिसका डायमीटर कम है वो भी हमने निकाल लिया, राइट। ये दोनों निकाल के इसके बाद फिर हम इधर आए। बेहतर ये है कि आप पहले ये वाला पोर्शन पहले कर लें, और इसके बाद ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको पोर्शन नीचे। उसके बाद हमने टॉर्क निकाला एट सी π/16 टा डी बी सी क्यूब, और वो हमने ये निकाल लिया टॉर्क,
ठीक है, कोई बात नहीं आप ये तरतीब सही कर लेना किताब में। ये इंडियन किताबों में थोड़ा इतना होता है, इतना हमें खुद ही करना पड़ता है। अब हमने क्या करना है, अब हम एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल रहे हैं एट सी। ठीक है, ड्यू टॉर्क टी एट सी, यानी यूँ समझ लें कि जो हमने ये वाला जो टॉर्क निकाला है भाई, ये देखो, मैं इसको भी सेट कर, ये हमने जो ये सी के ऊपर टॉर्क निकाला है, टॉर्क एट सी जो निकाला है, ये वाला वैल्यू, ये वाला, इस टॉर्क की वजह से जो पोर्शन है हमारा बी सी पोर्शन, किताब खोल के सामने रखें, जो बी सी पोर्शन है जिसका डायमीटर 50 मिलीमीटर है, उसके अंदर जो ट्विस्ट आएगी किसकी वजह से, इस टॉर्क की वजह से, फॉर दिस टॉर्क, वो वाला हमने निकाला। इसलिए मैंने आपको कहा कि इनको पहले करो, ये टॉर्क वाला पोर्शन, ये वाली लाइन नीचे लिखो, पहले ये वाली लाइन लिखो, उसके बाद ये लिखो, और ये वाला जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इसको सबसे पहले टॉर्क से भी पहले यहाँ कहीं कर लो, यहाँ कर लो, और ये टी वाला पोर्शन इससे पहले यहाँ कहीं रखो, यहाँ पे। ठीक है, उसके जब निकालो टी फिर लिखोगे, उसके बाद लिखोगे जी एंगल ऑफ ट्विस्ट एट सी ड्यू टू टॉर्क, ही लिखो, तो फिर ये वाला आप करेंगे। तो टी ये वहीं से निकाला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, टी ओवर जे सी थीटा ओवर एल, यहाँ से थीटे की वैल्यू निकाल ली, थीटा की वैल्यू, बाकी एल ऊपर चला गया, सी नीचे चला गया। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पे जनाब टी और सी को बाहर रख लिया, टी और सी को उसने बाहर रख लिया। ठीक है, बात समझ आ रही है, बाहर रखा, और अंदर जो है ना वो जो लेंथ है ना, अंदर क्या रह गया, एल ओवर जे को उसने पहले ए बी के ऊपर लगा दिया और फिर उसने बी सी के ऊपर लगा दिया। इस बात को यूँ समझिए, बड़ी अहम पॉइंट बता रहे हैं, यूँ समझें आप, पहले आप यूँ समझें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने जा रहा हूँ मैं आपको, यूँ समझें आप, मैं दिखाता हूँ भी आपको, एक सेकंड, ये पहले ये नोट कर लें सारा, मैं इसको डिलीट कर लूँ। यूँ समझें भाई आप कि जो ये वाला टॉर्क है ना, ये वाला टॉर्क, ये जो ये टॉर्क हुआ टी, वो है जो कि फ्री एंड पे लग रहा है। ये बड़ा अहम सवाल है, एग्जाम में आया है इस तरह का सवाल। यूँ समझें आप, पहले फर्ज कर लें, अब आपने सवाल को इस तरह करना है, इस समय आपको दिखाने की कोशिश करूँ, अगर समझना सवाल कि अभी आप ये समझें सिर्फ ये वाला टॉर्क एक्ट कर रहा है, आप ये समझें ये वाला टॉर्क एक्ट कर ही नहीं रहा, फॉरगेट अबाउट दिस। आप समझ आ गई बात, आप समझे से ये वाला टॉर्क एक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ टी टॉर्क एक्ट कर रहा है, अब इस टॉर्क टी को लगा के ना, उसके बाद उसमें सारा कुछ हमें समझ आए, पहले रिज्यूम करने ये टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, पहले कि अब ये टी टॉर्क एक्ट कर रहा है, अब वो एक्ट कर रहा है, इसके बाद हमने सारी कार्रवाई डाल दी, हमने वो कैसे कार्रवाई डाली, ये कार्रवाई ऐसे डाली हमने कि हमने वो टॉर्क टी कैलकुलेट कर लिया, हमने टॉर्क टी कैलकुलेट करके उसके बाद इस टॉर्क टी का इफेक्ट देख लिया, कहाँ पर, फ्री एंड के ऊपर। फ्री एंड पे जब ये फार्मूला लगाया तो क्योंकि शाफ्ट की लेंथ के दो हिस्से हैं, ठीक है, दो तरह की लेंथ है, दोनों लेंथ, और क्योंकि हर लेंथ का डाय भी अलग है, इसलिए जे भी उसका अलग होगा, राइट है। टी तो सेम है दोनों के लिए, ठीक है जी। इसकी क्यों सेम है, अभी बताया ऊपर कि जो कमज़ोर हिस्से का जो टी है, कमज़ोर हिस्से का टी वो मोटे हिस्से के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जो बड़ा डायमीटर है उसका टी जो है कमज़ोर हिस्से पर नहीं लगाते, वरना वो फेल हो जाएगा। टी और सी कॉन्स्टेंट, उसको बाहर रखा और इनको अंदर रख लिया, वैल्यूज पुट की सारी हमने, ठीक है, और यहाँ से हमने निकाल लिया 0.0624 रेडियन, 0.0624 रेडियन, ये है थीटा सी। फ्री एंड के ऊपर जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू टॉर्क टी, ये वाला टी टॉर्क, कौन सा टॉर्क, जो फ्री एंड पे लग रहा है, तो हमने ये वाली वैल्यू एक निकाल ली। ओके, ये समझना चाहिए आपको कि ये वाली वैल्यू, ये जो टॉर्क टी था ये एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है, तो ये रेडियन होगा, ये भी उसकी समझ में आएगा, ठीक है, ट्विस्ट भी उसकी समझ में आएगी, राइट। ओके, अब हमने ये काम कर लिया ना, हमने इसका इफेक्ट देख लिया, अलग अलग देखना है, जैसे आपने याद होगा वो मेथड ऑफ सुपर पोजिशन लगाया था आपने दूसरे चैप्टर के दूसरे में तीसरे में, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन हमने लगाया था ना, अलग अलग करके फिर उनका इफेक्ट को इकट्ठा करना है। अब दूसरी कंडीशन ये करना है, आपने रिज्यूम करना है कि भाई ये नहीं लग रहा, नो फॉरगेट अबाउट दिस, आप रिज्यूम करो कि सिर्फ ये लग रहा है, बात में आ रही है। अब ये लग रहा है, जब ये लग रहा है आप ध्यान में रखना, मैं बड़ी बुनियादी बात आ रहा हूँ, ध्यान में रखना, पहले हमने कहा कि ये नहीं लग रहा, हमने पहले कहा था ये नहीं लग रहा, ठीक है, हमने कहा था ये लग रहा है, इसका इफेक्ट देखा, और इसका इफेक्ट हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने पूरी शाफ्ट के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया था, पूरी शाफ्ट के ऊपर। वजह
क्योंकि ये कमज़ोर सा जो 50 मीटर है इसके ऊपर टॉर लग रहा है, इसको अगर यहाँ भी लगा दें और यहाँ भी लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, ये कमज़ोर, ये है असल स्ट्रेंथ, असल स्ट्रेंथ ये है शाफ्ट की, 2T स्ट्रेंथ नहीं है। 2T तो सिर्फ इस हिस्से की स्ट्रेंथ है, इस 2T को हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते, इस 2T को हमने इसके ऊपर लगाया ना तो ये फेल हो जाएगा। तो हमने पहले T को लगाया पूरी शाफ्ट के ऊपर और देखा इसका फैट कितना आ रहा है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करना है, अब इसके बाद हम ये करने जा रहे हैं, अब हमने रिज्यूम किया कि अब T नहीं है, राइट। अब हमने कहा 2T मौजूद है, तो क्या करें फिर 2T को भी, क्या 2T को भी हमने पूरे के ऊपर लगाना है ना, ये गलती नहीं करनी भाई। 2T जो है वो मजबूत, जो डायमीटर ज़्यादा उस हिस्से का टॉर्क है, उसको कमज़ोर से भी नहीं लगा सकते, इसको सिर्फ इतने से भी लगाना माय डियर, इतने जिसके ऊपर ही, इसको इसके ऊपर लगाना है, बस फिनिश। इसका फैट जो यहाँ पे आएगा ना, वो उसको फैट को आगे हम खुद ही ले जाएंगे, आगे कैसे ले जाएंगे वो पता लगेगा, आपको खुद ही पता लगेगा, राइट। इधर गौर करेंगे, ये वाला जो टॉर्क था ना, ये था T जो था, ये था एंटी क्लॉक, और ये है क्लॉकवाइज, तो इसकी ट्विस्ट अलग आएगी, इसकी ट्विस्ट जितनी ट्विस्ट इसकी से आ रही होगी ना, इसकी ट्विस्ट जो होगी ना इसको कम कर देगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस T की वजह से, इस T की वजह से जो ट्विस्ट आ रही है थीटा, इसके से वो इसका फैक्ट कम हो जाएगा, इसका फैक्ट कम हो जाएगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से। कितना कम होगा वो भी आपको पता लगेगा। तो बस बुनियादी बात है कि अब आपने रिज्यूम ये करना है, रिज्यूम आपने ये करना है माय डियर कि ये 2T, ये T नहीं लग रहा, ये 2T लग रहा है, ये बुनियादी बात है। और ये सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर इसका आपने इफेक्ट देखना है, इतने, इसके ऊपर इफेक्ट इसका नहीं देखना, डायरेक्ट इफेक्ट इसको, इस लेंथ को शामिल नहीं करना, इसको ऊपर करना। तो ये बात बुनियादी है। अब मैं बताता हूँ आपको। अच्छा इधर देखें जी, इधर हाँ, सिमिलरली एंगल ऑफ ट्विस्ट एट सी ड्यू टू टॉर्क, यहाँ पे इसको यूं करें, यहाँ पे लिखा है ना इसमें, कहता है एंगल, सिमिलरली एंगल ऑफ ट्विस्ट एट सी, यहाँ पे एक ना ब्रैकेट लगा लें आप लोग, इसमें नहीं लगाइए आप, उसमें ब्रैकेट यहाँ पे लगाएं, ये ड्यू टू टॉर्क 2T एड बी। तो आप ये करें, पहले मैं बड़ा सी आसान तरीका बताता हूँ, यूँ समझें कि आप बी के ऊपर, किसके ऊपर, बी के ऊपर, बी कौन सा पॉइंट है, जहाँ जो जो 100 मिलीमीटर का जो पोर्शन आगे जहाँ पे मिलता है ना, 50 मिलीमीटर वाले जंक्शन सेंटर पॉइंट जहाँ दोनों शाफ्ट में मिल रहे हैं, ये वो वाला पॉइंट है, उस बी के ऊपर आप पहले ना आप एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालें बी के ऊपर। वो कैसे निकाल लेंगे, वो वैसे निकाल लेंगे, फार्मूला वही है जो थीटा वहाँ लगाया था, थीटा इक्वल टू T/J, ठीक है जी। सी थीटा वाला तो एल ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये मैं बताया था कि ये लेंथ जो भी मैं बताया, ये सिर्फ जो बड़ा डाया है सिर्फ वो वाली लेंथ लगेगी यहाँ पर, और जो जे होगा ना, जे वो भी ए बी का लगेगा, ए बी का, ये बारीक वाला पोर्शन है जो मोटा पोर्शन है बड़े डाय वाला, ठीक है। अब टी क्योंकि 2T के बराबर है, नज़र आपको, तो 2T की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 2 × T आ गया, ये T की वैल्यू निकाली ऊपर हमने, ठीक है ना। सी की वैल्यू आ गई 84 गीगा पास कर दी, 84 × 10⁻³ लेंथ ए बी, वो आप देख सकते हैं वहाँ से 1.2 मीटर है। कौन सी 1.2 मीटर, ये 100 मिलीमीटर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये आ गया ना, मीटर था ना तो मिलीमीटर की करने की 10 का 3 लगा दी यहाँ पे हमने, और जो जे था वो भी हमने उसके निकाला, ठीक है, बड़े रेडियस वाले के लिए 100 मिलीमीटर के लिए, तो वो वैल्यू लगा दी। तो ये यहाँ से हमारे पास ये आ गया 0.00 रेडियन, 0.005 रेडियन, ठीक है। अब भाई ये 0.05 रेडियन है, ये बेसिकली थीटा एट बी है, थीटा एट बी पॉइंट, जो जंक्शन पॉइंट वहाँ पे। अब जरा खुद सोचें कि भाईजान समझने की बात है, बी के ऊपर जो ट्विस्ट आ रही है, ध्यान में रखें, ये बी के ऊपर ये वाली जो ट्विस्ट आ रही है ना, ये आ रही है क्लॉकवाइज की वजह से, ठीक है। अब इसका अफेक्ट जाएगा सी के ऊपर, कैसे जाएगा, देखें ये क्लॉकवाइज है, उसका अपर था वो एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये वाला जो होगा ना, ये मनफी हो जाएगा उसमें से। तो कह रहा था यही कह रहा है, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द चार्ट वी फाइंड दैट द ट्विस्ट एट बी यानी जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, विल कंटिन्यू एट सी आल्सो। कैसे, सिंस द डायरेक्शन ऑफ बोथ द ट्विस्ट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर नेट एंगल ऑफ ट्विस्ट एट सी वो कैसे होगा, जो सी का 0.0624 था उसमें से इस 0.05 को मनफी करेंगे तो ये जवाब आएगा आपका रेडियन में, ठीक है। इसको 57.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
मल्टीप्लाई बाई 57.33, तो ये जवाब आपका आ जाएगा डिग्रीज़ के, ये डिग्रीज़ में, तो डिग्रीज में जवाब आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है जनाब, उम्मीद आपको समझ आ गया। सवाल को कई दफ़ा करें और ये इसको ऐसे ही करना है जैसे मैं बताया आपको, फिर समझ में आएगा आपको। अब आप लोगों ने इसके बाद इसकी वाली एग्जांपल ही आपने कर लेनी है, ये एग्जांपल कर लें आप लोग, राइट। ओके जी, तो ये जब ये कर लेंगे एग्जांपल आप 27.20, ये जो एग्जांपल है ये हॉलो शाफ्ट की है। ठीक है, ये हॉलो शाफ्ट की सॉलिड की मैंने करा दी, एक तरीका है जो तरीका बता दिया, हर सवाल नहीं कराया जा सकता। तो भाई जब पहुँचेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कोर्स इस चैप्टर का ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इसके आगे इसके अगले वाले पोर्शन कोई नहीं करना है। ठीक हुई बात, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसकी एक्सरसाइज नहीं करनी, इससे आगे एक एक्सरसाइज है वो नहीं करनी, नो नीड यार, तो आपका मसला हल हो जाएगा। चीज़ों को समझ ही करें। एक्सरसाइज 27.3 नहीं करनी, यू विल नॉट अटेम्प्ट एक्सरसाइज 27.3 नहीं करनी, ये नहीं करनी। ठीक है, तो आपने जो करने है वो समझा दी बात कि आपका इस चैप्टर का अगर कोई बच्चा पूछना चाहता है उसको, तो उसको बता दूँ कि जो इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल वो आपने करनी है 27.1 से लेकर 27.20 तक। 27.20 एग्जांपल आप सारी करेंगे। ठीक है जी, और अगर आप बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आपने प्रॉब्लम जो है ना वो करनी है एक्सरसाइज 27.1, उसमें मैंने कितनी प्रॉब्लम दी आप तो नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। इसके अंदर 7 प्रॉब्लम है, 7, और दूसरी एक्सरसाइज है 27.2, उसमें 5 प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये आपने करनी है मिसाल आपका इसका। और थ्योरी के टॉपिक डेफिनेशन में बता दिए हैं, 2 डेफिनेशन मैंने बताई हैं, ऐसी डेफिनेशन है, एक टॉर्शन रिजिडिटी की जो एग्जांपल 27.18 में आ रही है, और एक जो आपकी डेफिनेशन ऐसी है जो कि आपकी पेज नंबर 660 के ऊपर है, जिसको पोलर मॉडल्स या टॉर्शनल सेक्शन मॉडल्स कहते हैं, वो आपकी पेज नंबर 660 के ऊपर नोट्स में आ रही है। तो काइंडली इन चीज़ों को याद रखें, टीचर की मर्ज़ी है, यूटी वाले को कुछ भी पूछ सकता है, राइट। अगर मेरे बस में तो मैं तो आपके लिए बड़ा प्यारा सा पेपर बनाऊँ, ठीक है ना, तो लेकिन वो लाजमी बात है मेरे बस में तो नहीं है, मेरे बस में तो वही है जो मैं कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। अब इतने सालों देख के आपको ये ना कि वो 20 एग्जाम 12 प्रॉब्लम मार के भाई ये तो हो गए 32। और भाई जान इंजीनियर बनने जा रहे हो, थोड़ा हौसला पैदा करो। और ये इतने सवाल करने के बाद कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं कि इनमें से आएगा, यूईटी वालों की मर्ज़ी है, वो कहीं से भी दे सकते हैं, ये रिकमेंडेड बुक है, ये कोर्स नहीं है। मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप एग्जाम्पलें भी अच्छे तरीके से एग्जाम्पलें कर लें अच्छे तरीके, ठीक है, तो एक्सरसाइज के 3 दो सवाल भी शुरू कर लेना, तो आपके लिए आसानी हो जाए, लेकिन समझ के करें, रट्टा उट्टा ना मारें बड़ा करम। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता, कोशिश करूँगा कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर मुझे टाइम मिला तो इस एक्सरसाइज के मतलब गाइडलाइन, नॉट सोल्यूशन, गाइडलाइन में आपको दे दूंगा कैसे कैसे करने हैं, यानी कौन सी प्रॉब्लम किस एग्जाम्पल से रिलेट करती है कौन सी, तो उससे आपको करने में आसानी हो जाएगी। टाइम मिला तो ये वादा नहीं है, आपको करना है काम। हर चीज़ मैं आपको ऐसे नहीं बताता, जैसे छोटे बच्चे को घुटनों उठा के खाना खिलाते हैं ना, तो मैं तो आपको सारा कोर्स कवर कर दिया, राइट। ओके, तो उम्मीद है कि अब आप लोग इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। आई होप यू आर जेंटलमैन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।